नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स या एईसी के फोर्थ सेमेस्टर में एक टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है जिसका टाइटल है एनालाइजिंग एसे टाइटल्स। एनालाइजिंग एसे टाइटल्स कि जो एसे होता है उसका जो टाइटल होता है उसे हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसी में एक टर्म यूज की गई है जिसे हम कह सकते हैं एसे वर्ब्स। तो एसे वर्ब्स क्या होती हैं, और सिर्फ एसे वर्ब्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं जो एक टाइटल के अंदर होती हैं जिन्हें हमें एनालाइज करने आना चाहिए। तो ये कौन कौन सी फीचर्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी टाइटल के अंदर, और हम इन्हें कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। ऐसे के टाइटल्स को लेकर ये जो टॉपिक है, मुझे लगता है पर्सनली कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब भी कोई ऐसे आपको किसी कोई टाइटल दिया जाता है लिखने के लिए कि इसके ऊपर ऐसे लिखिए, तो समझ नहीं होती है कि इसमें क्या लिखें। तो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो छोटी क्लासेस में आपसे टाइटल आपको दिए जाते हैं वो बहुत छोटे-छोटे रहते हैं। करप्शन दे दिया, करप्शन इन इंडिया लिख दिया। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठते हैं, सिविल सर्विसेज़ में या कुछ ऐसे जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जब आप उसमें बैठते हैं तो टाइटल्स काफ़ी लंबे होते हैं। तो जब तक आपको उन टाइटल्स को अच्छे से एनालाइज़ करने नहीं आएगा, जब तक आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसे होता क्या है। तो एसे एक लॉन्ग कंपोजिशन होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है। किसी एक टॉपिक के ऊपर आप एक लॉन्ग कोई कंपोजिशन लिखते हो, उसके बारे में डिटेल में जो बात करते हो रिटन फॉर्मेट में, उसे हम एसे कहते हैं। ये जो एसे होता है वो लिखने वाले के आइडियाज़ को डिस्क्राइब करता है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एसे है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा जाता है, वो बहुत कोहेरेंट होना चाहिए। जो एम है ऐसे का वो होता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना या परसुएड करना। परसुएड करने का मतलब होता है कि अपने विचारों के साथ उसे सहमत करने की कोशिश करना। इसमें लैंग्वेज जो है वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। क्लियर मीन्स एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, और जिस भी तरीके का आप ऐसे लिख रहे हैं, जिस भी टाइप का आप ऐसे लिख रहे हैं, उसके साथ लैंग्वेज उसकी इंटैक्ट होनी चाहिए। तो ये अलग-अलग टाइप के ऐसे जैसे आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं या डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं या फंक्शनल एसेज हैं या और भी जो एसेज की अलग-अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और वो एईसी के किसी न किसी सेमेस्टर में लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो उनका लिंक आपको यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर भी उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अलग-अलग टाइप्स के जो एसेज हैं वो क्या होते हैं, कैसे हम उन एसेज को समझ सकते हैं, और ऐसे एसेज अलग-अलग टाइप्स के एसेज लिखने के लिए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो एसेज हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कोई भी एक एसे है उसका सबसे पहली चीज़ होती है टाइटल। ये टाइटल शॉर्ट हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपको कैसा टाइटल दिया गया है। उसके बाद है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। तो किसी भी एसे के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं और टाइटल उनसे अलग रहता है। अब जो मेन आपका सिलेबस है वो है एसे टाइटल, कि जो एसे का टाइटल दे रखा है उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक एसे के टाइटल में क्या कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन एक एसे में के टाइटल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कंपोनेंट्स किसी पर्टिकुलर टाइटल में दे रखे हों, लेकिन एक एसे टाइटल के 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं, और पहला होता है एसे वर्ब जो आपके सिलेबस में डिटेल में दे रखा है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। हर एक एसे में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी होती है। ये इंस्ट्रक्शन जो होती है ये एक वर्ब के रूप में होती है, जिसे हम एसे वर्ब कहते हैं। डिटेल में इसके बाद आगे पढ़ेंगे वीडियो में। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है या दूसरी जो उसकी फीचर है वो है मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक क्या है? ये एक जनरल सब्जेक्ट होता है। जो मेन टॉपिक का मतलब होता है जनरल सब्जेक्ट, कि किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। आपको तो लगता है कि जो टाइटल दे दिया वही टॉपिक है। नो, टाइटल के अंदर ही टॉपिक जो है वो छुपा होता है। फोकस क्या है, एस्पेक्ट क्या है, किस किस तरह का फोकस जो है वो आपको ऐसे लिखती बार करना है, वो टाइटल में ही ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड रहता है, बस उसे ढूंढना पड़ेगा। चौथा जो कंपोनेंट है, ये फीचर है, वो है लिमिटेशन, कि लिमिटेड कहाँ तक है, किस चीज के बारे में बात करनी है और किस चीज के बारे में नहीं बात करनी है, ये किस चीज के बारे में डिटेल में बात करनी है। वो जो उसकी लिमिटेशन है, ये जो उसका स्कोप है, वो भी ऐसे के टाइटल के अंदर ही छुपा होता है। उसके बाद है कीवर्ड्स, जो मेन मेन वर्ड्स वहां पर यूज कर रखे हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और लास्ट है पोजीशन और आर्ग्यूमेंट। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि ये चीज क्या होती है। अब मैं आपको यहाँ ये
क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये चीजें आपको लग रही होंगी कि किसी भी ऐसे टाइटल में इतनी सारी चीजें कहाँ होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी ऐसे टाइटल में जब आपको टाइटल दिया जाता है उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं, सारी नहीं भी हो सकती हैं, एक या दो तो कम से कम होती हैं, जिनको आपको पहचानना जरूरी है। और जब तक आप उनको चीजों को नहीं पहचानते, आप जो भी ऐसे लिखेंगे वो ऐसे में पूछे हुए चीजों से मैच नहीं कर सकता है। तो आप किसी जब टेस्ट में बैठेंगे, किसी बड़े टेस्ट में कहीं आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं या कोई और बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपको टाइटल दिया गया है तो सबसे पहले आपको उस टाइटल को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, उसे एनालाइज करना आना चाहिए, ताकि आप उनके जो वहां पर चीजें दे रखी हैं, वो जो वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से आप इन सारी चीजों को ढूंढ सको कि भाई ये क्या क्या है, ताकि आप एक अच्छा से लिख सको। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे वर्ब्स के बारे में। ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स, ऐसे के टाइटल में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब्स होती हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इन योर एसे। आपको ऐसे में, ऐसे लिखने में करना क्या है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। इस वर्ड को जरूर ढूंढना है, अगर दिया है तो। जरूरी नहीं है दिया हो तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको करना क्या है ये समझने के लिए कुछ कॉमन ऐसे वर्ब्स हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे डिफाइन यूज किया होता है ना। तो डिफाइन का मतलब क्या होता है? उस वर्ड के मीनिंग को समझना है। उस वर्ड के मीनिंग को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं, देखिए वर्ड के मीनिंग आपको सब पता है, लेकिन डिफाइन करने का अगर काम दिया गया है तो क्या करते हैं ऐसे में? जब लिखा है डिफाइन, तो इसका मतलब होता है कि आपको बेसिकली वो जो टाइटल है, वो जो बात है, उसके बारे में आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाना है कि उसका मतलब क्या है। तो गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ समथिंग। उसके बाद दूसरा वर्ड हो सकता है उसकी जगह पे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक रहेगा उसको आपको डिटेल में बताना है। जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में आपको डिटेल में बात करनी है। अगर वहां पे जो ऐसे वर्ब है वो दे रखा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का करने का मतलब है कि चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है और आपको उस टॉपिक के बारे में और क्लियर तरीके से बताना है कि ये क्यों हो रहा है या इसका क्या है। उसके बारे में आपको डिटेल के साथ डिस्क्राइब करना है और उसके बारे में क्लैरिटी करनी है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि उसके बारे में आपको क्लैरिटी करनी है ऐसे लिखते वक्त। डिस्कस करने का मतलब होता है कि उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उन सारे पहलुओं पर, सारे एस्पेक्ट्स पर या सारी साइड्स पर आपको अपनी ओपिनियन जो है वो देनी है। उसको आपने हम डिस्कशन कहते हैं। इसी तरीके से आपको ये भी कहा जा सकता है कि एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब होता है कि कोई भी जो टॉपिक आपको दे रखा है उसको आप पार्ट्स में तोड़कर चेक करेंगे हर एक पॉइंट को कि क्या उस पॉइंट का मतलब क्या है या वो पॉइंट कैसे, कहाँ, किस फ्रेम में फिट बैठता है। तो ये जो आप टॉपिक को ब्रेक करके जो काम करते हो उसे हम एनालाइज करना कहते हैं। इसके अलावा कंपेयर करने की बात भी की जा सकती है। हो सकता है आपको जो टॉपिक दिया हो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करने की बात की गई हो। तो आपको ये जो ऐसे वर्ब्स हैं, डिफाइन है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, कंपेयर, ये दिए हो सकते हैं ऐसे के टाइटल में। तो आपको इनकी तरफ फोकस करना है, सबसे पहले उनको जानने की कोशिश करनी है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट वर्ड, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट एक ही चीज़ है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो है वो कंपैरिजन करने की बात की जाए। इसके अलावा इवैल्यूएशन की बात की जा सकती है। इवैल्यूएट, है ना। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको जज करना है। और जजमेंट जो भी आप दोगे उसके आपको रीजंस भी देने हैं कि जो भी आपकी जजमेंट रह रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन भी आपको बताना है। एग्जामिन करने का मतलब होता है क्लोजली चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, क्लोजली रीड करना है, केयरफुली उसे पढ़ना है और फिर बताने की कोशिश करनी है या फिर उस ऐसे को लिखने की कोशिश करनी है उस टॉपिक के बारे में। इलिस्ट्रेट करने के लिए बोला जा सकता है। इलिस्ट्रेट करने का मतलब होता है वैसे तो किसी पिक्चर के साथ उसको बताना, लेकिन क्योंकि पिक्चर तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इलिस्ट्रेट करने का मतलब होता है कि अगर आप इलिस्ट्रेट की बात करी गई है तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो आपको विद एग्जाम्पल जो है वो चीज़ों को समझाना पड़ेगा उस जो ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे ही आउटलाइन करने का मतलब होता है कि मेन मेन चीज़ों के बारे में बात करनी है, आपने मेन पॉइंट्स की बात करनी है, ज़्यादा डिटेल आपने नहीं देनी। जैसे आउटलाइन दिस, तो आपको अगर आउटलाइन करने के लिए बोला गया है तो आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात करनी है, उसमें कुछ ज़्यादा हर एक पॉइंट के ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है। जस्टिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक दिया हो जिसमें आपको जस्टिफाई करना हो, तो आपको उसके पीछे रीजन देने पड़ेंगे, अलग अलग रीजन देने पड़ेंगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। वो जो आप रीजन देंगे उसे हम जस्टिफिकेशन कह सकते हैं। तो कोई भी जो आपका एस्से टाइटल है उसमें आपको क्या करने के लिए बोला गया है उसे हम एस्से वर्ब कहते हैं। जैसे हम एक सिंगल टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे टॉपिक यहाँ पे हमारा रहेगा सब चीज़ों के लिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। ये टाइटल है। और ऐसे ही टाइटल्स आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बात अलग है कि जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स रहते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल के, उसमें टाइटल हो सकता है कि इतना लंबा ना हो,
लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग वाला क्वेश्चन देखोगे पिछले साल के एग्जाम में तो वो काफी लंबे लंबे टाइटल्स थे, या कई बार आपके ऐसे टाइटल जो हैं वो काफी लंबे आ जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जरूरी नहीं है कि हर बार बस छोटा सा पूछा जाए, करप्शन इन इंडिया या एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो बहुत कॉमन टाइप के ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसे ढंग से पूछा गया है तो उसका टाइटल कंपैरेटिवली लंबा हो सकता है। तो यहाँ जो टाइटल है उसमें जो ऐसे वर्ब है वो है डिस्कस। तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में चीजों को डिस्कस करना है, तो उसके कई सारे एस्पेक्ट्स की बात आप इसमें कर सकते हैं। डिस्कशन का मतलब यहाँ पर ये है। यहाँ इलिस्ट्रेट लिखा होता तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना पड़ता, आउटलाइन दिया होता तो उसके बारे में मेन मेन बातें करनी होती, इवेल्युएट दिया होता इसकी जगह पे तो आपको जो भी चीजें आपने बतानी है उनका आपको फाइनल में वर्डिक्ट भी देना है कि कौन सी कैसी है, कौन सी कैसी है, कौन सी कैसी है, तो आपको उसको रीजन देकर चीज को बताना पड़ता। लेकिन यहाँ पर दिया गया है डिस्कस, तो आपको ये टॉपिक को सिर्फ डिस्कशन जो है उसके ऊपर आपको डिस्कशन करनी है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताना है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट फीचर है वो है मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई टाइटल पढ़ते हैं तो वहां से हमें किसी मेन टॉपिक के बारे में पता चलता है, जिसे हम जनरल सब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, ये कुछ भी हो सकता है, ये मेन टॉपिक है ब्रॉड लेवल। जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन मैंने कहा है, या करप्शन में, इन्वायरमेंट पोल्यूशन में पोल्यूशन जो है वो मेन टॉपिक है, और करप्शन इन इंडिया में करप्शन जो है वो मेन टॉपिक है। तो ये किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज पर हो सकता है, डेमोक्रेसी पर हो सकता है, एजुकेशन पर हो सकता है, या आपके ईएपी के सिलेबस के हिसाब से जो आपके 3 मेन टॉपिक्स आपको प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, नेटवर्क्स है, क्राइम है, या प्रोग्रेस है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मेन टॉपिक क्या रहेगा, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है तो आपको इन 3 टॉपिक से रिलेटेड ही जो मेन टॉपिक है वो डाला जाए, अगर एग्जामिनर इस सारी चीजों का ध्यान रखता है। तो हमारा जो टाइटल चल रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सोशल मीडिया। हमने किस चीज की बात करनी है, सोशल मीडिया। डिस्कशन किस चीज की करनी है, सोशल मीडिया की करनी है। डिस्कशन किस चीज की होगी, सोशल मीडिया की होगी। तो हमारा मेन टॉपिक यहां पर क्या हो गया, सोशल मीडिया हो गया, राइट। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है फोकस, कि फोकस आपको किस चीज के ऊपर करना है। जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर करनी है। और फोकस का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया की बात करते वक्त या सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन करते वक्त आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, तो ये ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ये कहीं ना कहीं पर टॉपिक के बीच में एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर आपको ये देखना होता है कि आपको लिखना किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में आप बात करेंगे। सोशल मीडिया के बारे में अगर आपने लिखने को बोला गया है तो किस चीज के बारे में लिखने को बोला गया है, सोशल मीडिया क्या लिखना है सोशल मीडिया के बारे में, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। कई बार कॉजेज हो सकते हैं, इफेक्ट्स की बात हो सकती है, इम्पैक्ट की बात हो सकती है, बेनिफिट्स की बात हो सकती है, डिसएडवांटेजेस की बात हो सकती है, एडवांटेजेस की बात हो सकती है। ऐसे कई सारे जो फोकस के लिए आपको करने के लिए बोला जा सकता है। और अगर हम यहाँ पर इसमें देखें, हमारे वाले टाइटल में यहाँ पे जो हमने चूज कर रखा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अब डिस्कशन करनी है हमने सोशल मीडिया के ऊपर। अब सोशल मीडिया के बारे में क्या बात करनी है, वो करनी है इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ। इसके बारे में बात करनी है इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, कि सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है हमारा मेन फोकस। एस्से का मेन फोकस क्या है, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो इस तरीके से हम फोकस ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन, लिमिटेशंस को समझना भी जरूरी है, ताकि हम कहीं बहुत डिटेल में बात करने ना लग जाएं। तो कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रखी है, कोई चेक तो नहीं लगा रखा है, कोई लिमिट तो नहीं लगा रखी है, ये देखना भी जरूरी है ना, कि क्या क्या लिमिट है ऐसे की, किस चीज के बारे में कितनी बात करनी है। कई बार ये टाइम को लेकर हो सकती है, प्लेस को लेकर हो सकती है, ग्रुप के बारे में, कि मतलब आपने इसी प्लेस के बारे में बताना है, इसी टाइम के बारे में बताना है, या इसी ग्रुप के बारे में बताना है, ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। जैसे हमारे टाइटल की अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में बात करनी है मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है कि हम सबकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीनेजर्स की बात करेंगे। इम्पैक्ट किसके ऊपर देखना है, सिर्फ टीनेजर्स के ऊपर देखना है, वो भी इंडिया के टीनेजर्स के ऊपर, और वो भी सिर्फ 21st सेंचुरी में। कि 21st सेंचुरी में इंडिया के जो टीनेजर्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी हम आउटलाइन जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए नहीं बोला गया है। हमारा जो एरिया है ऐसे लिखने का, उसको लिमिटेड कर दिया गया है, उसके स्कोप को लिमिटेड कर दिया गया है। तो इसको समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, राइट।
इसके बाद है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का या की टर्म्स का क्या फायदा होता है? हालांकि ये कीवर्ड्स अब आपके सिमिलर रहेंगे। इसका फायदा ये होता है कि जब आप कोई कीवर्ड्स ढूंढ लेते हो तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में आगे डिफाइन करना होता है या डिस्कशन करना होता है। वो जो कीवर्ड्स हैं वो आपके लिखे जाने वाले एस्से में बार बार जो है वो फिगर करेंगे। जैसे ये टाइम, प्लेस और ग्रुप के बारे में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम अपने टॉपिक में देखते हैं तो हमारे टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड्स हैं। सोशल मीडिया मेन चीज़ है, मेंटल हेल्थ मेन चीज़ है और टीनेजर्स मेन चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें बार बार हमारे एस्से में आएंगी। 21st सेंचुरी के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया वर्ड हो गए, इससे रिलेटेड फ्रेजेस हो गई, मेंटल हेल्थ वर्ड हो गया या इससे रिलेटेड वर्ड्स हो गए, टीनेजर्स हो गया या टीनेजर्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो गई, हमारे जो एस्से हम लिखेंगे, लॉन्ग एस्से जो हम लिखेंगे, उनमें ये वाले कीवर्ड्स और इससे रिलेटेड जो बाकी टर्म्स हैं वो बार बार हमारे एस्से में नजर आएंगे। अगर हमें कीवर्ड्स की समझ है तो हम उन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने एस्से में, जिससे उसके पढ़ने वाले को लगेगा कि हमने एस्से जो है वो उसके स्कोप के अंडर ही उसको रखा है, कहीं बाहर की इधर उधर की बातें हमने नहीं करी हैं। जो लास्ट पार्ट है वो है पोजीशन या आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करना। ये बहुत जरूरी है और बहुत कम जो ऐसे राइटर्स हैं वो ऐसा कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा ऐसे लिखना है तो आपने पोजीशन या आर्ग्यूमेंट को जरूर समझना है। कुछ टाइटल्स में ये सीधा सीधा लिखा होता है और लेकिन बहुत बार आपको इसे खुद ढूंढना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करना है, उसको अपोज करना है, क्या करना है, आपको करना क्या है, उसे हम पोजीशन कहते हैं कि आपने करना क्या है ऐसे में। एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कई बार तो ये दे रखी होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो टाइटल है हमारा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी, उसमें हमें क्या करना है? हमें अपनी पोजीशन बनानी, चेक करनी पड़ेगी कि हमने जो भी डिस्कशन करनी है उसे या तो हमने न्यूट्रल रखना है या हमने दोनों साइड की बात करनी है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो हमने जो अपना स्टांस लेना है, हमने जो अपना स्टैंड लेना है, उसमें हमें इन क्या करना है, या तो हम न्यूट्रल रख सकते हैं या हम दोनों चीज़ों की बात कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात डिटेल में कर सकते हैं, या हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात जो है वो डिटेल में कर सकते हैं और लास्ट में अपना वर्डिक्ट या सजेशन उस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है पोजीशन वाली या आर्ग्यूमेंट वाली, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कोई ऐसे टाइटल दिया जाए तो आप इन 6 तरीके से उस ऐसे टाइटल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सारे जितने भी ऐसे टाइटल्स होते हैं उन सब में सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएं। खासकर पोजीशन वाला कंपोनेंट आपको शायद बिल्कुल डायरेक्ट दिखे ही ना, लेकिन ज्यादातर टाइटल्स में कम से कम 2 जो इनमें से कंपोनेंट्स हैं वो जरूर होते हैं। तो वो कम से कम 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको आपने जरूर वेरीफाई करना है, जरूर ढूंढने की कोशिश करनी है ऐसे लिखने से पहले। ये तो ऐसे लिखने की बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अलग अलग टाइटल्स दिए जा सकते हैं, उन टाइटल्स में आपको बोला जा सकता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स निकालिए, राइट? तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक आपको टाइटल दे रखा है, इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन इन स्ट्रेंथनिंग रूरल एजुकेशन इन पंजाब आफ्टर 2000। अब ये इतना लंबा टाइटल है और जनरली ऐसे ही टाइटल्स दिए जाते हैं एसेस के लिए, बहुत डिफाइंड होते हैं ये। तो इसमें अगर हम ऐसे वर्ब्स को सबसे पहले देखें तो वो कौन सी हैं? ऐसे वर्ब क्या है यहाँ पे? इवेल्युएट है। आपको करना क्या है? इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएट करने का मतलब है आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को चेक करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स कितना उसमें फिट बैठ रहे हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। दूसरी बात आती थी मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर? हमारा रोल ऑफ वुमेन। मेन टॉपिक किसकी बात हो रही है? औरतों के रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीमेन्स रोल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फोकस क्या है? मेन फोकस क्या है? आपको वुमेन का रोल जो है उसको ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? इन स्ट्रेंथनिंग रूरल एजुकेशन, कि रूरल एजुकेशन में औरतें किस तरीके से अपना रोल अदा कर रही हैं, उसको आपको इवेल्युएट करना है, राइट? तो यहाँ पे फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा? फोकस रहेगा रूरल एजुकेशन की स्ट्रेंथ के ऊपर। और लिमिटेशन क्या है इसमें? लिमिटेशन है कि आपको ये काम सिर्फ पंजाब में करना है और 2000 ईयर के बाद का करना है। तो ये लिमिटेशन है, इन पंजाब आफ्टर 2000। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो आपको रोल की बात करनी है, दूसरा आपको रूरल एजुकेशन की बात करनी है, और तीसरा आपको स्ट्रेंथनिंग की बात करनी है। वीक होने की बात कम करनी है, स्ट्रेंथ होने की बात जो है वो
ज्यादा करनी है। तो आपका जो स्टांस है, आपकी जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी, आपको बेसिकली इवेल्युएट करना है, तो आपको जजमेंट देनी है। अल्टीमेटली आपको जजमेंट देनी है कि ये स्ट्रेंथनिंग सच में हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो किस लेवल की हुई है, और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और इसको स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो आपके एक जजमेंट टाइप का जो स्टांस है या पोजीशन है वो यहाँ पर बनेगी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, अगर आपको ये टॉपिक दे रखा है, एनालाइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग अर्बन यूथ इन इंडिया। एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग अर्बन यूथ इन इंडिया। इसमें अगर हम ऐसे वर्ब देखें तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को टुकड़ों में तोड़कर चेक करना है आपने कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट। हमने बेरोजगारी की बात करनी है, मेन टॉपिक हमारा बेरोजगारी है। आपको सीधा अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके से भी टाइटल जो है पूछे जाते हैं छोटी क्लासेस में। लेकिन बड़े एग्जाम्स में, बड़ी क्लासेस में टाइटल जनरली लंबे होते हैं, क्योंकि वो चीजों को कन्फाइंड कर देते हैं, एक लिमिटेड स्फेयर में ढाल देते हैं। इसी तरीके से जो फोकस रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट की बात किस है ना, क्या 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 बात करनी है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है हमने कॉजेज और इफेक्ट्स, कि क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के और उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में हमने बात करनी। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि हमने सिर्फ इंडिया की बात करनी है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। बुजुर्ग कोई अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन यूथ की बात करनी है और इंडिया के कंसर्न में आपने बात करनी है। ये लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है कि उसको कन्फाइंड कर दिया, लिमिटेड कर दिया है, सारी बात, सारे पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करनी है। और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो बार बार सरफेस करेंगे, बार बार फिगर करेंगे आपके उसमें, अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन यूथ है, ये बार बार आएंगे, कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, ये आपको बार बार आएंगे। अब आपका स्टांस कैसा रहेगा, आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, यहाँ पर पोजीशन एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि पोजीशन आपको कैसी रखनी है। अगर तो कारण बहुत ज्यादा हैं तो आपको कारण को रूट आउट करना पड़ेगा, अगर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उनके कारणों को ढूंढना पड़ेगा। तो जो आपकी अप्रोच रहेगी, आपका जो एस्से की टाइप रहेगी, वो एनालिटिकल टाइप ऑफ एस्से होगा। वो एनालिसिस से भी पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप न्यूट्रल रहकर अपना जो स्टैंड है आप उसे बता सकते हैं लास्ट में, और ये भी बता सकते हैं, कोई सुजेशन देना चाहें तो आप वहां पर वो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इज ऑनलाइन एजुकेशन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग इन हायर एजुकेशन। अब देखिए इतना लंबा टॉपिक है, किस एक्सटेंट तक, यहाँ कोई कीवर्ड भी एज सच या कोई ऐसे वर्ब भी कोई खास सामने नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे वर्ब यहाँ पर क्या आ रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, मतलब आपको इवेल्युएट करना है। चीजों को इवेल्युएट करेंगे तभी पता चलेगा कि एक्सटेंट कितना है, किस लेवल तक है, किस लेवल तक बात हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इवेल्युएट करने की बात हो रही है। तो ऐसे वर्ब जो यहाँ पे बन रही है सामने नहीं दे रखी है, लेकिन जो ऐसे वर्ब बन रही है वो बन रही है इवेल्युएट करना, क्योंकि आपको एक्सटेंट बताना है, हद बतानी है। और मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। और दूसरा ट्रेडिशनल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है। तो फोकस क्या रहेगा, फोकस रहेगा कि इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है, ऑनलाइन एजुकेशन की इफेक्टिवनेस ज्यादा है या ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग की जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा है। तो फोकस क्या रहेगा यहाँ पर, इफेक्टिवनेस रहेगा। लिमिटेशन क्या है कि ये चीजें आपको सिर्फ हायर एजुकेशन में बतानी है, स्कूल्स में क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं है, ठीक है। हायर एजुकेशन में ये किस तरीके से है। और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इफेक्टिवनेस है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ट्रेडिशनल लर्निंग है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। और पोजीशन क्या बनेगी यहाँ पे, पोजीशन बनेगी, ये कंपैरिजन है तो आपको कंपैरेटिव रहना है। ये कंपैरेटिव टाइप का ऐसे जो है वो लिखा जाएगा, और दोनों ही कंपैरिजन में आपको आर्ग्यूमेंटेटिव होना पड़ेगा, आपको आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। जिस भी चीज की आप बात करेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है, उसका आपको आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट बिल्ड करेंगे तभी वो आपका ऐसे जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आपके लिए आएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, हालांकि हो सकता है कि इसकी वजह से ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है वो समझ में ये चीज़ें आएंगी। एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड कल्चरल आइडेंटिटी अमंग मिडिल क्लास फैमिलीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। लंबा टाइटल है और यहाँ सामने दिख रहा है कि ऐसे वो हमारा क्या है, एक्सप्लेन है। आपको डिटेल में चीज़ों को बताना है, एक्सप्लेन करने का मतलब है यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ को बताना है। बात किसकी करनी है हमने, ग्लोबलाइजेशन की। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, मेन थीम क्या रहेगी, ग्लोबलाइजेशन की। और अगर ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने क्या बात करनी है, क्या फोकस रहेगा, हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की इन्फ्लुएंस की, किसके ऊपर, कल्चर आइडेंटिटी। जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस हो रही है, वो हमारा मेन फोकस रहेगा पूरे के पूरे ऐसे में।
लिमिटेशन की बात करें तो ये कहाँ पे आपने फोकस करना है, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली जो कि इंडिया में है। इंडिया में, कंटेम्परेरी इंडिया में सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर फोकस करना है। जो हाई क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हाँ, जरूर आप वहां से रेफरेंसेस ले सकते हो आउटलाइन के लिए, लेकिन आप उसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ऐसे में। तो जो कीवर्ड्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन है या कल्चरल आइडेंटिटी है, ये कुछ मेन कीवर्ड्स रहेंगे। मिडिल क्लास भी यहाँ कीवर्ड हो सकता है। तो पोजीशन आपकी कैसी रही, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो आप अलग अलग चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। तो जो एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ फीलिंग है वो आपको इस एस्से को लिखते बार आना चाहिए। अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स के थ्रू आई होप कि आपको इन ऐसे टाइटल्स के बारे में अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके की और प्रैक्टिस करें और इसके जो नोट्स हैं, ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं या ऐसे टाइटल्स के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, तो वो आपको मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत यहाँ पे रहेगी। टाइटल देखिए, न्यूज़पेपर के टाइटल, खबरों के टाइटल देखिए, न्यूज़ के टाइटल्स देखिए, या एडिटोरियल पेजेस पर एडिटोरियल्स के जो टाइटल्स हैं, अलग अलग जो वहाँ एसेज होते हैं उनके टाइटल्स देखिए। उनमें इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि और भी कई तरीके से आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में या आगे चल के जो आप बहुत सारे लोग आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, वहाँ जो आप टेस्ट देने बैठेंगे वहाँ पर आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे लिखने से पहले उसके टाइटल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसका एनालिसिस जरूरी है, ताकि आपको ऐसे में करना क्या है ये पूरी तरह से पता हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।